डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कभी कभी जिंदगी अचानक हमें एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करती है जहां से भागना कोई विकल्प ही नहीं होता। ऐसा मुकाम जहां हमें दो रास्तों में से एक को चुनना होता है। उसके पास भी सिर्फ दो विकल्प थे। एक, हालात के आगे हार मान लेना, टूट जाना और अपनी किस्मत को दोष देना, और दूसरा, अपने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ उन अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना। ये कहानी है एक ऐसी महिला किसान की जिन्होंने कभी भी हालात के आगे हार नहीं मानी। जब मुश्किलें उनके दरवाजे तक पहुंची तो उन्होंने उन मुश्किल हालात में अपने अंदर के आत्मविश्वास को मजबूत किया। भारत की इस फार्म लेडी ने न केवल अपने खेतों में मेहनत की, बल्कि हर रोज कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने आसपास की सैकड़ों महिलाओं की मदद की और कई जिंदगियों को एक नया आयाम दिया। उन्होंने अपने कठिन समय को कभी अपना दुर्भाग्य नहीं समझा, बल्कि अपने परिश्रम को लेखनी बनाकर अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखा। खेतों में अपने सपनों को सींचते हुए उन्होंने सीखा कि आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य के साथ साथ ईश्वर पर पूर्ण भरोसा ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। आइए मिलते हैं भारत की फार्म लेडी, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के शांतिपुरी गांव की रहने वाली कविता तिवारी से, जिन्होंने कदम कदम पर साबित किया कि जिंदगी में कठिन राहों पर चलना आसान है, अगर विपरीत परिस्थितियों में आप सिर्फ अपने धैर्य और ईश्वर पर अपने भरोसे को कायम रख सकें। नमस्कार, मेरा नाम कविता तिवारी। मैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से रुद्रपुर ब्लॉक के एक छोटे से गांव शांतिपुरी से हूं। मैं एक किसान परिवार से हूं। 2006 में जब मेरी शादी हुई तो मैं किसान परिवार से जुड़ी। इससे पहले मैंने कभी खेती बाड़ी नहीं देखी थी और हमारी कुछ इस तरीके से परिस्थितियां हुई जिससे कि मुझे इससे ज़्यादा जुड़ना पड़ा। खेत में हम लोग मोटे अनाज पे जुड़े हुए हैं, बाकी गन्ना, गेहूँ, धान वगैरह तो वो तो चलती ही हैं, लेकिन कुछ अलग हटकर करने का कुछ सोचा था कि कुछ थोड़ा हटकर हो, तो हमने जैविक पे भी काम करा। जैविक गन्ना और मोटा अनाज जो है श्री अन्न जिसको कहा गया है, हम उस पे भी काम करते हैं। जैसे मडवा हो गया और चना हो गया, इन सब सारी फसलों को हम लोग उगाते हैं। कविता जी का वक्त के आगे कोई जोर नहीं था, लेकिन हर हाल में कुछ कर गुजरने का जो जज्बा उनके अंदर था, उसके चलते विपरीत हालात को भी वो अपने पक्ष में मोड़ती रहीं। सन 2006 में मैं शादी करके एक किसान परिवार में आई। सब कुछ बहुत अच्छा था। हमारी जॉइंट फैमिली, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे प्राइवेट कंपनी में, बहुत बढ़िया अच्छे स्तर पे थे। अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनको हार्ट अटैक आया, तो उनका कुछ टाइम बाद जॉब भी छूट गया। तो हम इस स्थिति में पहुंच गए कि अब घर में कमाने वाले एक यही थे, बुजुर्ग सास ससुर, जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। मेरे सास ससुर ने एक मजबूत स्तंभ की तरह मेरा साथ दिया, मुझे सिखाया। मेरे माता पिता ने तो मुझे एक कच्ची मिट्टी की तरह यहाँ पर भेजा था, लेकिन उन्होंने सही में बहुत बढ़िया तरीके से, जो मेरी सास हैं, जिनको मैं अपनी असली माँ कहती हूँ, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे हर एक चीज़ एक बच्चे की तरह सिखाया। हर एक चीज़ की किस तरीके से खेती में
बीज बोया जाता है, किस तरीके से पकता है, मतलब एक बच्चे की तरह किस तरीके से संवारना पड़ता है इस खेती को, उन्होंने मुझे भली भांति सिखाया। और आज मैं जो हूँ, जो मैं कर रही हूँ, उन्हीं के उससे कर रही हूँ। अपने सास ससुर को मना लेना कविता जी के लिए एक बड़ी जीत थी। उनकी हार न मानने वाली सोच और अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्धता ही उन्हें यहां तक ले आई थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, असली चुनौती तो कुछ और ही थी। मेरे सास ससुर जो थे पारंपरिक खेती से ही जुड़े हुए थे, जैसे गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, तो शुरू से वही करते आए थे। उन्होंने अपने पूर्वजों से भी वही देखा था, तो वो भी आगे उसी चीज़ को बढ़ा रहे थे। तो इसमें कहीं ना कहीं खेती, यही पारंपरिक खेती से उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। उधर हस्बैंड का भी जो जॉब गया, उसके कारण एक मार हम लोग सही रहे थे। इससे जैसे गन्ना भी लगाते थे तो पूरा साल भर में ही हम लोगों के पास इनकम आती थी। कोई रोटेशन में बीच बीच में हाथ जो चले, खर्चा आता रहे, इसका कोई साधन नहीं हो पा रहा था। तो कुछ ना कुछ सोचना था कि किस तरीके से हम खेती पे जुड़ें, और अगर थोड़ा सा रहता है चेंजफुल की क्या कहते हैं, कैसे हम जो पिताजी इतने सालों से वही करते आ रहे थे, उनको एकदम से हम चेंज भी नहीं कर सकते कि नहीं पिताजी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करते हैं। उनको बताना भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड मायके का था वो खेती किसानी से भी नहीं जुड़ा था। तो एकदम से उन कैसे विश्वास करें वो मेरे ऊपर कि नहीं कुछ अलग कैसे हट कर सकते हैं। तो इसके लिए पिताजी को मनाना बहुत ज़्यादा मेरे लिए संघर्षपूर्ण रहा। तो उन्होंने मुझे स्वीकृति दी कि चलो एक बार तुम्हारी बात मान के देखते हैं, करो इस चीज़ को। भारत की फार्म लेडी, मैं हूं धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूं धरती की शान। एक तरफ कविता जी ने अपने सास ससुर को मनाया और अपने खेतों में मोटा अनाज बो दिया। ये सिर्फ खेती का काम नहीं था, ये एक नए सफर की शुरुआत थी, जो न केवल उनके लिए बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए था जो अपने जीवन में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का सपना तो देखती थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो सपना कैसे पूरा होगा। वो निकली उन महिलाओं को ढूंढने जो अपनी मेहनत से खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन अपने रास्ते को सही दिशा देने के लिए उन्हें बस
एक दिशा दिखाने की जरूरत थी। बहुत विचार आते थे कि महिलाएं खाली अपना अपना काम करती हैं, कुछ क्यों नहीं करती हैं। तो उसके लिए हमने प्राइवेट तौर पे मैंने 10 महिलाओं से, ऐसी महिलाओं से बात करी जो काम करना चाहती थी। हम लोगों ने 10 जनों ने प्राइवेट तौर पे अपना ऐसे ही कुछ काम करना है करके महिलाएं ने समूह बनाया, जिसका नाम हमने महिला जागृति स्वयं सहायता समूह रखा। 12 से 13 महिलाएं हम लोग जुड़े। सभी महिलाएं आर्थिक रूप से अपने को बढ़ाना चाहती थीं। हर कोई ये कहते हैं कि आप हमारे लिए एक प्रेरणा बनी, आप समूह में आई, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, हम भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। हमारी जड़ें जो खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं, चाहे आप एक ग्रामीण माहौल में कह लीजिए, हम जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि नौकरी करने का मतलब है कि नौकर अपने ऊपर लगा लेना। हमारे यहाँ गांव में जितनी महिलाएं हैं वो कुछ वैसे अलग हटकर भी नहीं करेंगी, तो पशुपालन से दूध अपना डेयरी में बेच के तब भी अपना स्वरोजगार चला रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर जो ओकेजनली कह लीजिए दिवाली, होली, इन पे हम लोग मिठाई बनाने का काम करते थे। खोया, हमारे पशुपालन का काम भी है, तो दूध वगैरह से हम घर पे खोया वो सेल करना शुरू करा हमने, मक्खन वगैरह और घी वगैरह। तो जितने भी प्रोडक्ट होते थे हम लोग वो सारी चीज़ें ओकेजनली, जैसे होली पे गुजिया, मटरी, ये सब लोग सारी चीज़ें हम लोग करके काम शुरू करा हमने। तो उस टाइम पे हम फिर समूह से जुड़े, हम लोगों ने सारी चीज़ें करना शुरू करा। बेकरी की ट्रेनिंग ली हमने, कि किसानी से जुड़े हुए थे तो लोगों के हेल्थ को लेके भी बहुत दिमाग में रहता था कि किस तरीके से सबके हेल्थ के लिए भी हम ऐसा दें जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहे। कविता जी के इस निर्णय ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि उन सैकड़ों महिलाओं की भी दिशा और दशा परिवर्तित कर दी जो अपने सपनों को जीना चाहती थी। फसलें बहुत अच्छी हुई। जब मैंने ये चीज़ शुरू करी तो उस टाइम पे लोग छोड़ रहे थे, एक तरीके से छोड़ ही चुके थे मोटे अनाज को, तो उनको उनकी थाली में दोबारा से मोटे अनाज को परोसना बहुत ही मुश्किल था। तो हमें मंडी में उतना कोई भाव भी नहीं मिलता था। आया बनिया आया तो वैसी कि चलो इतने में दे दो, चलो इतने में दे दो। उस टाइम पे लगता था कि खाली मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, जो चीज़ प्रथा चली आ रही थी उसको बदल दिया है। हमारे यहाँ पर कृषि विभाग की या उद्यान विभाग की ट्रेनिंग्स भी गाँव में लगती रहती थी। तो एक दिन ऐसे ही एक ट्रेनिंग में मैंने सुना कि कोई भी चीज़ का आप वैल्यू एडिशन करो तो थोड़ा सा दाम बढ़ जाते हैं चीज़ों के। क्यों ना मैं अपनी चीज़ों का जो मैं मंडी में बनिए को ऐसे ही औने पौने दामों में अपनी फसलें देती हूँ, इसका प्रयोग हम खुद से घर पे क्यों ना करें। और जो हमारा पारंपरिक पहले से ही जो गन्ना चला आ रहा था, तो उसको भी हम अपने ही कोलू पे यहीं पास में वो करके खुद का ही गुड़ घर पे यूज़ करने के लिए करें। मोटा अनाज अब हम लोग उगा ही रहे थे, तो उसी सारी चीज़ों को हमारे सोचते सोचते हमने कहा वैल्यू एडिशन पे वो करते हैं। तो बेकरी का ट्रेनिंग लेने का सोचा। तो बेकरी का ट्रेनिंग जब लिया तो चीज़ें समझ में आई, लेकिन वहाँ पर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैदा इतना भरपूर मात्रा में यूज़ करते हैं मार्केट में, मैदे का इतना ज़्यादा हर चीज़ उसी से। एकदम से दिमाग में आया कि अपने मोटे अनाज को इस बेकरी पे क्यों ना लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए हमने गुड़ का हम कर ही रहे थे कि गुड़ अपना गन्ने का खुद से, तो ये सारी चीज़ें मिला के हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट बनाना शुरू करे। तो हमने जो बेकरी पे जो सीखा था उसमें थोड़ा सा चेंजेस करे। हमने मैदा हटाया, वहाँ से हमने मोटे अनाज को लिया। और शुगर आजकल जिस हिसाब से हमारे समाज में शुगर, मधुमेह का जो रोग है वो बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई इसको झेल रहा है, तो हमने उसमें खांड का यूज़ करना शुरू करा। तो हमने खांड को लिया और मोटे अनाज को लिया, उससे हमने अपने बिस्किट्स हो गए, हम ड्राई केक्स हो गए। इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई, हमारी पहचान भी बढ़ी लोगों में, क्योंकि हम थोड़ा हटकर काम कर रहे थे। तो चाहे कृषि विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हम लोगों को पहचानने लगा। मोटा अनाज, जिसे आज श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है, जब कविता जी ने इसे अपने खेतों में उगाया तो ये सिर्फ खेती नहीं थी, ये था भविष्य की ओर उठाया गया एक दूरदर्शी कदम। उन्होंने इन अनाजों की फसलों को सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनके प्रसंस्करण द्वारा ऐसे उत्पादों का निर्माण किया जो न केवल पोषण से भरपूर हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक समाज के लिए एक अनमोल उपहार साबित हो रहे हैं।
मोटे अनाज से हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाए उसमें हमारे शामिल है एक मल्टीग्रेन बिस्किट्स जो जौ ज्वार बाजरा से बनाते थे, और एक बिस्किट हमारा होता है मडवे का। जो मडवे का बिस्किट्स है वो हमारे शुगर पेशेंट, मधुमेह के रोगी जो होते हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद होता है। हमारे तो जो प्रोडक्ट हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जाते हैं छोटे बच्चों के लिए, जो कुकीज़ हैं हमारी, तो अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हर कोई उसको लेना पसंद करता है। और हमारा एक है पकौड़ा मिक्सचर जो लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारे खेतों में जो चना होता है हम उसी का बेसन खुद पीसते हैं, वो रेडी टू ईट होता है, उसमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिलाना होता है। गर्मियों में हम लोगों को थोड़ा सा मोटा अनाज गर्म करता है तो थोड़ा कम होता है, तो उस टाइम पे गेहूं के बिस्किट्स, गेहूं के आटे के बिस्किट्स हो गए और चने के हो गए, तो ये थोड़ा सा शरीर के जो तापमान को होता है वो ठीक रखता है। जौ के हो गए सिंपल। तो इस तरीके से मौसम के हिसाब से हम अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज भी करते हैं। जो हम मडवे का बिस्किट बनाते हैं उसको हम अपने ही खेतों से पहले जो फसल कटती है उसके बीज निकलवाते हैं। सरसों होती है सेम वैसा ही उसका दाना होता है मडवे का, उसको हम निकाल के साफ़ करते हैं, उड़ा के सुखा के बढ़िया तरीके से स्टोर कर लेते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो उसका हम आटा पिसवा लेते हैं, उसमें अपने ही घर के जो गन्ने का खांड तैयार होती है उसको मिक्स करते हैं, और अपने ही घर का जो हम घी होता है उसको मिक्स करके एक डो तैयार कर लेते हैं बहुत बढ़िया सा। जैसे इलायची पाउडर यूज़ कर लेते हैं उसकी जगह पे, केवड़ा यूज़ कर लेते हैं, तो उससे काफ़ी थोड़ा सा, जैसे आजकल आदत है ना बच्चों को कुछ ना कुछ फ्रेगनेंस हो, कुछ ऐसी आनी चाहिए या कुछ ऐसा टेस्ट अलग होना चाहिए, तो इसके लिए हम केवड़ा और हम जो सारी चीज़ होती है ये यूज़ करते हैं घर की ही। उससे हमने एक अच्छा फाइन डो तैयार करने के बाद हम उसको बोर्ड पे लाके हम लोग बेलते हैं। इसके बाद इच्छा अनुसार, चाहे आप राउंड बिस्किट बनाना चाहते हैं चाहे आप चकोर, उस तरीके से उसकी कटिंग कर लेते हैं। मडवे के आटे में ये चीज़ बहुत ध्यान करनी होती है कि हम एकदम हाई फ्लेम पे उसको नहीं रख सकते हैं, तो उसमें बेक करने के बाद हमारे बिस्किट तैयार हो जाते हैं। जिस हिसाब से भी ऑर्डर होता है, 100 ग्राम का पैकेट चाहते हैं, 250 ग्राम का पैकेट चाहते हैं, उस अनुसार उसका तोल करके हम पैकेजिंग शुरू करते हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है।
1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। आज जब कविता जी अपने जीवन के संघर्षपूर्ण दिनों को याद करती हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों पर ध्यान दिया होता तो वो आज इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाती। उन्होंने उन तानों को अपनी प्रेरणा बना लिया है और आज भी चुपचाप बिना शिकायत किए अपने सपनों की जमीन पर मेहनत के बीज बोने में भरोसा रखती हैं। जब मैं शादी करके आई तो खेती किसानी के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं पता था। तो पारंपरिक तरीके से चीज़ें सास ससुर करते आ रहे थे। काफ़ी चुनौतियां थी इस कृषि में। मैंने कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करी तो काफ़ी लोगों के मुंह से सुनने को भी आया, क्या आता है इसको। सही में मुझे आता भी कुछ नहीं था उस टाइम पे। माँ का काफ़ी अच्छा रोल रहा, जो मेरी सास है उनका बहुत अच्छा रोल रहा कि उन्होंने कहा नहीं, अपना मन अच्छा रखो, अपनी सोच अच्छी रखो तो ज़रूर तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा हासिल होगा। तो ये सारी सफलता मिली। जो लोग सोचते थे कि नहीं ये खाली पागलों की तरह ऐसे इधर उधर दौड़ लगा रही है, आज लोग आके पूछते हैं कि हाँ बेटा बताओ, हमें भी कुछ बताओ। अपने इस लंबे और संघर्षपूर्ण सफर में जब कविता जी पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन पलों को याद करते हुए उनका मन भावुक हो उठता है, जब हर कदम पर सिर्फ चुनौतियां थी, लेकिन फिर भी एक ताकत जो उन्हें गिरने नहीं देती थी, वो थी उनका परिवार। अपने बच्चों की मासूम मुस्कान, अपने पति की वो चुपचाप दी गई सहमति। उन्होंने अपने खेतों में जितनी मेहनत की उतना ही सहेज कर अपने रिश्तों को भी सींचा। आज जब वो अपने खेतों की हरियाली को देखती हैं तो उन्हें अपने परिवार के त्याग और समर्थन की छाया भी उसमें साफ नजर आती है। ये जीत सिर्फ उनकी नहीं है, ये उनके पूरे परिवार की जीत है। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा 12th में है और मेरी छोटी बेटी है। बेटी को छोड़ के जाना, बच्चों को छोड़ के जाना थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन इन दोनों ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया। बहुत अच्छे तरीके से मेरे बच्चे बचपन से ही समझते थे उन सारी परिस्थितियों को जिससे हम सबको जूझना था। मेरे जो इस कार्य को लेके जितना सहयोग मुझे अपने हस्बैंड से मिला वो बहुत ही मेरे लिए ज़रूरी था। शायद मैं तभी खड़ी हो पाई जब उन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिला के मुझे बोला कि नहीं, बढ़ो आगे, करो, तुम कर सकते हो। हम गन्ने की गुड़ाई भी जब खेत में करते थे तो उस टाइम पे भी कितनी बार ऐसा होता था कि मुझे कस्सी चलानी नहीं आती थी। बहुत सारे गन्ने के पेड़ मुझसे कट जाया करते थे। उन्होंने मुझे जिस तरीके से सिखाया कि नहीं इसको इस तरीके से करते हैं, तो बहुत ही अच्छा था। कदम कदम पर उन्होंने मुझे हमेशा सहयोग दिया। जो होता है समाज में महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि तुम कहाँ गए थे, किससे बात करी, तो ये क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर कभी भी नहीं रहा। चाहे वो किसी ट्रेनिंग में हो, चाहे गोष्ठी में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का खेती किसानी में, अगर मैं काम करने में भी खेत में आ रही हूँ तो फिर भी उनको बाद में ऐसे विश्वास हो जाता था कि नहीं जो भी करके आएगी, चाहे वो मजदूरों के साथ करवा रही है काम या कैसे भी करवा रही है, तो बढ़िया करके आएगी। हमेशा मुस्कुराते हुए, हर मुश्किल का डटकर सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना कविता जी की इस लगन और ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये एक ऐसा रहस्य है जो उन्हें जानने वाले हर व्यक्ति के मन में उठता है। इतनी थकान, इतनी जिम्मेदारियां और फिर बिना रुके, बिना थमे चलती चली जाना, आखिर वो प्रेरणा उन्हें मिलती कहां से है? इतना सब कुछ करने की एक चाहत जो मेरे अंदर आती है कि मुझे करना है। मेरे आसपास के लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं दी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप हमारे लिए एक सीख हो कि हम भी कुछ कर सकें। तो उस वक्त बहुत, अगर मैं खेतों से थक कर भी आई हूँ, अगर एक लाइन ये सुन ली जाती है तो सारी थकान मिट जाती है। क्या इतने सालों में इतनी मेहनत करके मैंने कुछ हासिल किया?
तो जो ये क्वेश्चन मार्क होता है, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो हम आगे बढ़ने के लिए ललायित रहते हैं हम कि हमें ये भी चाहिए, हमें ऐसा भी करना है। मैं उस प्रश्न के उत्तर की तलाश में ज़िंदगी भर करना चाहती हूँ और मेरी ये चाहत कभी ना रुके कि मुझे करना है। ये चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहती है, मेरे जहन में रहती है। कविता जी के लिए सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सतत यात्रा है। वो हमेशा कुछ नया सीखने, समझने और समाज को कुछ देने के लिए लालायित रहती हैं। कविता जी का यही लगन और लगातार आगे बढ़ते रहने का जज्बा उन्हें एक साधारण महिला किसान से बना देता है भारत की फार्म लेडी। श्रृंखला बहुत बड़ी है जो हम अपने मोटे अनाजों से बनाते हैं। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं लोगों तक अच्छी चीज़, स्वास्थ्यवर्धक चीज़, पौष्टिक चीज़ पहुंचा सकूं। स्टॉल के माध्यम से तो हम लोग चीज़ों को अपने डिस्प्ले करते ही हैं। सरस मेले हो गए या हाट बाज़ार हो गई इसमें, और इसी में जब भी प्रदर्शनियों में हम लोग जाते हैं तो मुझे कई बार पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय में आज 4 साल से लगातार मुझे मोटे अनाज के उत्पादों के लिए पुरस्कृत किया गया है। अपने सपनों को छोटा मत समझो, चाहे तुम खेतों में हो या घर की 4 दीवारी में। हर औरत में वो ताकत होती है जो न सिर्फ अपना बल्कि औरों का भविष्य भी बदल सकती है। कविता जी का ये संदेश देश की हर उस महिला में एक नई ऊर्जा भर देता है जो अब अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहती हैं। मैं अपने देश की महिलाओं को, अपने आसपास की महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि हमारे सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं। हमने क्या चुनना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। किचन गार्डन होता है, उस तरीके से बागवानी में आप लोग कर सकते हैं। हम पॉली हाउस में बहुत अच्छे सब्जी उत्पादन का या मछली पालन का, आजकल बहुत बड़ा हमें तालाब नहीं बनाना पड़ता है, छोटे छोटे पॉन्ड के रूप में मछली पालन का हम काम कर सकते हैं। बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए कि हमने ये करना है। कहते हैं कि हमेशा जो पहाड़ों पर भी रास्ते बने हैं वो पत्थरों को चीरते हुए ही बने हैं। तो कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है, बस आपकी सोच बढ़िया होनी चाहिए। कविता तिवारी जो कि पत्नी है हमारी, इन्होंने खेती में भी काफ़ी काम कर रही हैं। ये बहुत बढ़िया वैल्यू एडिशन निकाल रही हैं। खेती को किस तरीके से वैज्ञानिक तरीका से करने की कोशिश कर रही हैं, और ये एक बार जो मन में सोच लेती हैं उसको ये करने का पूरा प्रयत्न करती हैं, कड़ा परिश्रम करती हैं। ये कविता मेरी बहू है, ये बहुत अच्छी है। इसने अपने जीवन में सब कुछ सुधार किया है। आज तक जो भी किया है, इसने जब कुछ नहीं देखा था, खेत नहीं, पात नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई मतलब एक पढ़ी लिखी लड़की जरूर थी। इसने सब कुछ काम सीख लिया। हमारे को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, खेती पाती भी देखती है, जानवरों को भी देखती है, दूध लगाने से लेकर के गोबर पानी सब कुछ करती है। आज इसने हमको बहुत आगे बढ़ा दिया है। खेती किसानी में, गौ पालन में ये इनका बहुत बढ़िया यहाँ पर काम करती हैं। ये समूह के माध्यम से भी इन्होंने महिलाओं का समूह बनाकर जो है इस क्षेत्र में काफ़ी महिलाओं को जागरूक किया है। और कृषि के क्षेत्र में खुद ट्रैक्टर चलाती है, और दूध लगाना, ट्रैक्टर चलाना, ये एक लेडीज़ के लिए वाकई में इस समय जो है एक प्रेरणा के स्रोत हैं। इनसे हमारे गांव की और भी महिलाएं प्रेरणा ले रही हैं। कविता तिवारी हमारे समूह की एक्टिव महिला है और हम उनको देख के हम भी सीख रहे हैं। कविता तिवारी सबका सहयोग करते हैं और हमारी महिलाओं के पूरे साथ देते हैं। हमसे भी कहते हैं आगे बढ़ो और मेरा साथ दो और आप भी आगे बढ़ो। कविता तिवारी को पिछले 15 सालों से जानती हूँ। वो हमें भी आगे बढ़ाती काम करने में। हम भी मशरूम का काम उन्हीं के उससे कर रहे हैं। ये समूह में बहुत एक्टिव हैं, हर जगह स्टॉल लगाती हैं, बिस्किट बनाती हैं। कविता तिवारी अध्यक्ष हैं महिला जागृति स्वयं सहायता समूह। ये एक्टिव महिला के साथ साथ अच्छी लेडी हैं। हम लोग इन्हीं के द्वारा ही आगे बढ़े हैं। पहले हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, तो हमारे बेकरी की ट्रेनिंग से लेकर किसी को कोई चीज़ के लिए सपोर्ट करना है तो हमारे स्टॉल से लेकर जितना इनसे हो सकता है ये हम लोगों की सबकी मदद करती हैं, और जिसको नहीं जानती हैं उसकी भी करती हैं। भारत की फार्म लेडी कविता तिवारी का ये सफर हमें ये सिखाता है कि जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता।
कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं होते, लेकिन अगर उन मोड़ों पर हम हिम्मत न हारें, अगर हम हालात से लड़ने का हौसला बनाए रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल से रोक नहीं सकती।